हेलो बच्चों, कैसे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज मैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित हूँगा। जैसा कि कल आपको राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताया गया कि किस तरह से यूरोप में लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में पुनर्जागरण की प्रमुख भूमिका रही। पुनर्जागरण अर्थात फिर से जागना, यानी ऐसे विचार जो पहले से मरे हुए थे और उन्होंने क्या किया कि उन मरे हुए विचारों को, उन अंधविश्वासों को समाप्त करने का काम किया, जिसको पुनर्जागरण के नाम से जाना गया, जिसका समय भी मैंने आपको 1300 से 1500 के बीच में बताया। चलो, अब इसी क्रम में इस राष्ट्रवाद ने यूरोप के इतिहास में विभिन्न प्रकार के क्रांतियों को जन्म दिया, क्योंकि जब किसी के मन में जो अपने देश में परिवर्तन की भावना आती है तो उसके लिए यह परिवर्तन क्षणिक समय में नहीं हो पाता। इसके लिए एक लंबा समय अंतराल लेना पड़ता है, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को परेशानियां भी होती है, कष्ट भी उठाना पड़ता है, बहुत सारे जान माल को क्षति भी होती है, तब जाके कहीं पे किसी व्यवस्था में परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तन में जो यूरोप के इतिहास में जो सबसे पहली क्रांति हुई उसको इंग्लैंड की क्रांति के नाम से जानते हैं, और यह 1688 में उत्पन्न हुई, और यह एक तरह से राजनैतिक क्रांति थी, जिसमें किसी प्रकार की कोई विशेष रूप से लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं थी, एक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना था। नेक्स्ट आपका अमेरिका की क्रांति, जिस पर यूरोप के विभिन्न देशों ने अमेरिका में जाकर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था, और इस उपनिवेश स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा में लोगों ने वहां पे विश्व के यूरोप के अनेक देशों ने वहां पे अपना उपनिवेश स्थापित किया, और बाद में इनकी व्यवस्था से तंग आकर वहां के मूल निवासियों ने इनकी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ किया, और अंत में 1776 ईस्वी में इन्होंने अपने देश को आजाद करा लिया। उसी संदर्भ में आज हम जो विशेष क्रांति थी, जो यूरोप के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का संबंध किससे है, तो फ्रांस देश से है। और फ्रांस की जो राजधानी है वो कहां है, पेरिस, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय जो वहां का राजा था उसका नाम क्या था, लुई 16वां। और लुई 16वां राजा की पत्नी का नाम क्या था, मैरी एंटोइनेट। फ्रांस की क्रांति पूर्ण रूप से एक आर्थिक क्रांति थी। आर्थिक क्रांति आप समझते होंगे, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, धन से संबंधित है। अब यह फ्रांस की क्रांति उत्पन्न क्यों हुई, इनकी हम कारणों पे चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से, एक विशेष रूप से फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें वहां की सामाजिक व्यवस्था की बहुत प्रमुख भूमिका थी। वहां का समाज, फ्रांस का समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था।
एक को कहा गया पादरी वर्ग, दूसरे को कहा गया आपका कुलीन वर्ग, और तीसरे को कहा गया आपको जनरल स्टेट्स। जनरल स्टेट। अब ये जो जनरल स्टेट है, इस जनरल स्टेट को भी तीन भागों में बांटा गया। एक को कहा गया उच्च वर्ग, दूसरे को कहा गया मध्यम वर्ग, और तीसरे को कहा गया निम्न वर्ग। अब फ्रांस की क्रांति में जो प्रमुख भूमिका रही वो मध्यम वर्ग की रही। उच्च वर्ग में, अब हम पादरी वर्ग में हम किसको किसको शामिल करते थे? जो आपका पादरी वर्ग था उसमें चर्च के सभी पुजारी, कुलीन वर्ग में राजा, राज परिवार के सदस्य, सामंत व उच्च अधिकारी, इनको हम कुलीन वर्ग में शामिल करते थे। जबकि उच्च वर्ग में जो राज्य के धनाढ्य वर्ग के लोग थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उच्च अधिकारी थे, उनको हम उच्च वर्ग में शामिल करते थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे व्यवसायी वर्ग के लोग जो थे वो मध्यम वर्ग में शामिल थे। और निम्न वर्ग में आपके मजदूर और दास को शामिल किया जाता था। जो मजदूर और दास होते थे वो भूमिहीन किसान, इसमें आपका डॉक्टर, वकील आदि, इनको हम शामिल करते थे। अब किस तरह से इन सामाजिक वर्ग का फ्रांस की क्रांति में योगदान रहा उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। पादरी वर्ग समाज का सबसे बड़ा वर्ग था, उसके बाद कुलीन वर्ग का नंबर आता था, और सबसे निचला स्थान आपका जनरल स्टेट का था। देश में जो भी राज्य को आमदनी होती थी, देश को आमदनी होती थी, उस आमदनी को बढ़ाने के लिए सिर्फ जनरल स्टेट से आपका टैक्स लिया जाता था। इन दो वर्गों से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। और देश में जितनी भी आमदनी होती थी उस आमदनी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो है वो सिर्फ इन दो वर्गों के सुख सुविधा पर खर्च होता था। पादरी वर्ग को इन जनरल स्टेट से अलग से टैक्स लेने का अधिकार था, जिसको टाइड कहा जाता था। दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, टाइड और टाइड। यानी टाइड जो है चर्च के द्वारा टैक्स लिया जाता था, एक प्रकार का धार्मिक कर था, और टाइड जो है वो राजा के द्वारा कर लिया जाता था। इस तरह से इन सभी प्रकार के करों का भार जो था वो जनरल स्टेट पे था। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस द्वारा ब्रिटेन की मदद की गई और उसमें विभिन्न प्रकार के फ्रांस को आर्थिक क्षति हुई, जिससे देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था।
और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर था कि समाज में जो ये दोनों वर्ग के लोग थे, इन्होंने देश की आमदनी पर ध्यान न देते हुए अपने खर्चे में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की। परिणाम स्वरूप देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और फ्रांस का राजकोष खाली हो गया। जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बना, मात्र 14 वर्ष की अवस्था में यह वहां का शासक बना 1774 ईस्वी में। जब यह शासक बना तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्रांस का राजकोष का खाली होना। अब इसके पास कोई समस्या नहीं थी और राजकोष खाली होने के कारण एकमात्र इनके पास विकल्प था कि टैक्स को बढ़ाया जाए। और इसके लिए फ्रांस में एक व्यवस्था थी जनरल स्टेट की, जिसमें इन तीनों वर्ग के, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनरल स्टेट, तीनों के सदस्यों को बुलाकर इसके पादरी वर्ग के 300, कुलीन वर्ग के 300 और जनरल स्टेट के 600, इन सदस्यों को राष्ट्रीय सभा में बुलाया गया। लेकिन उस बुलाने के वजह के पीछे सबसे पहले जो बैठने का स्थान होता था वो पादरी वर्ग का होता था, दूसरे नंबर पे कुलीन वर्ग का, और सबसे पीछे जनरल स्टेट के जो सदस्य थे वे खड़े रहते थे। इस राष्ट्रीय सभा में किसी भी प्रस्ताव पे मत देने का प्रत्येक वर्ग को सिर्फ एक मत देने का अधिकार था, जबकि जनरल स्टेट के लोगों ने यह मांग की कि हमें प्रत्येक, जितने भी यहाँ पे सदस्य, प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसको लुई 16वां ने इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप यह सभी जो जनरल स्टेट के नेता थे, जनरल स्टेट के जो सदस्य थे, ये वहां से बाहर निकल गए और वहीं पे पास में ही एक टेनिस कोर्ट है, उस टेनिस कोर्ट के इंडोर पार्क में इन्होंने वहीं सभा की। और उस सभा में इन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक हम अपने देश के लिए एक राष्ट्रीय सभा का निर्माण नहीं कर लेंगे, एक संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण ही चले जाएं। इतिहास में इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड में प्रश्न भी आता है। इसे ध्यान रखेंगे कि टेनिस कोर्ट की शपथ से आप क्या समझते हैं। इसमें इतने सारे और एक इससे अलग, तभी इस बीच में ही 14 जुलाई फ्रांस के जनता के बीच में एक भ्रम फैल गया कि इस राष्ट्रीय सभा, जो जनरल स्टेट के सदस्य हैं, इनकी मांग को दबाने के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिक भेजे हैं और इन पर गोली चलाने का आदेश दिया है। परिणाम स्वरूप इन फ्रांसीसी नागरिकों ने 14 जुलाई 1789 ईस्वी को एक निश्चित समूह के साथ फ्रांस के जो प्रसिद्ध एक फ्रांस के जो आतंक का जो अड्डा माना जाता था, बास्तिल का जेल, उस बास्तिल के जेल पर धावा बोल दिया और उस बास्तिल के जेल को तोड़ दिया और उसमें से जो उसमें बंदी 7 कैदी थे, उन कैदियों को रिहा करा दिया और वहां पे शस्त्रागार में रखे हुए सारे शस्त्रों को लूट लिया। और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई, जिसको हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। अर्थात फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। तो ये तो एक तरह से सामाजिक कारण, और मैंने आपको बताया आर्थिक कारण, और तीसरा जो कारण था एक तात्कालिक कारण।
तात्कालिक कारण में जो मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के कुछ नागरिकों के समूह द्वारा बास्तिल नामक जेल पर धावा बोला गया और उसको नष्ट कर दिया गया, जिसको इतिहास में हम बास्तिल के पतन के नाम से भी जानते हैं। एक और प्रमुख कारण इसमें फ्रांस की पत्नी मेरी एंटोनेट के विचार फ्रांस के लोगों से न मिलना। मेरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसको फ्रांस के लोग अपना दुश्मन मानते थे। उसके बावजूद भी लुई 16वां ने मेरी एंटोनेट से विवाह किया, तो जनता वैसे ही भड़की हुई थी। उसके बाद कुछ दार्शनिक विचारक फ्रांस में उत्पन्न हुए, जिसमें आपने रूसो का नाम सुना होगा। आपने जो है विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक थे, इन दार्शनिकों ने अपने विचारों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से फ्रांस के लोगों को इस व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य किया। एक धार्मिक कारण भी इसमें जिम्मेदार था कि उस समय फ्रांस में दो प्रकार के धर्म उत्पन्न हो गए थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। क्योंकि लुई 16वां कैथोलिक धर्म से संबंधित था और ये बुर्बो राजवंश का राजा था। प्रश्न आता है कि वो लुई 16वां जो है किस वंश से संबंधित था और किस धर्म से संबंधित था। तो ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था और धर्म इसका कैथोलिक था। तो उस समय ये कैथोलिक धर्म के राजा होने के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो एक विरोध का ये भी कारण था। ऐसे विभिन्न प्रकार के कारण जो थे वो उन्होंने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और इसका क्या परिणाम हुआ कि लुई 16वां का अंत हुआ। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को महत्व मिला। जो चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। चर्च का जो अधिपत्य था वो अधिपत्य समाप्त हुआ। एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और विश्व के रूस की क्रांति के लिए एक आधार बना। ऐसे विभिन्न प्रकार के परिणाम समाज में फ्रांस की क्रांति के देखने को मिला। और बस फ्रांस की क्रांति संबंधित कल आपको नेक्स्ट क्रांति के बारे में मैं आपको बताऊंगा।